Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel Kuldeep Physics, which make your study easy and comfortable. तो बेटा से लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स कि क्या जो मैटर के स्टेट्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। उसमें हमने बात की थी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। वहाँ हमने देखा कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं और लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होंगे। अगर आप टेम्परेचर कम करते हो, कूलिंग करते हो, तो गैसेस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो बेटा उसी सीक्वेंस में हमको नेक्स्ट इफेक्ट जो स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर चेक करना है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। कि अगर आप प्रेशर चेंज करते हो तो क्या इससे भी स्टेट चेंज हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है या इससे अपोजिट हो सकता है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। और बेटा जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि हमारे पास जो अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर है ये किस वजह से आते हैं। जी आते हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स उनके अरेंजमेंट की वजह से। जैसे अपन ने बात की जो सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होता। लिक्विड के पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक नहीं होते, थोड़ा बहुत उनके बीच में स्पेस होता है, लेकिन जो गैस के पार्टिकल है वो बिल्कुल फ्री रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके बीच में स्पेस होता है। तो बेटा हम कह सकते हैं कि हम प्रेशर अप्लाई करके अगर किसी तरीके से जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है इसको कम कर दें तो क्या स्टेट चेंज हो सकता है। तो बेटा इसी को समझने के लिए एक एक्टिविटी आपकी बुक के अंदर दे रखी है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। सिलेंडर के अंदर आपने गैस फिल कर रखी है और ऊपर लगा रखा है पिस्टन। अब बेटा जैसे कि दिखा रखा है इसके अंदर अगर हमारे पास गैस है तो गैस के हम बात कर सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो काफी दूर दूर होंगे। फर्स्ट जो इसमें पिक्चर दिखा रखी है उसमें जो आप गैस के पार्टिकल्स देख सकते हो काफी दूर दूर दिखा रखे हैं क्योंकि वो गैस है और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है। अब क्या करो बेटा, आप बस उस पिस्टन को दबाना शुरू करो। मतलब जैसे आप उसको दबाओगे आप क्या कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। आप बेटा प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं ये कंप्रेस होना शुरू होंगे और इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कम होना शुरू हो जाएगा ना। सेकंड केस में आप देख सकते हो डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच में और कम हो गया। आप बेटा और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करो तो क्या होगा, पार्टिकल्स और क्लोज आ जाएंगे। तो कह सकते हैं कि जब गैसेस के ऊपर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो हो क्या रहा है कि जो उनके पार्टिकल्स हैं जो स्टार्टिंग में बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे जैसे वो प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे पार्टिकल्स पास 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 आते जाएंगे। और अगर वो बहुत पास आ जाते हैं जैसे कि अरेंजमेंट अपने पास सॉलिड्स के अंदर होता है तो अपन कह सकते हैं उन गैसेस को अपन लिक्विड्स या सॉलिड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो बेटा इसी में यही इफेक्ट हम चेक करेंगे कि क्या कुछ हमारे पास है। तो जैसा कि अभी आपने देखा एक्टिविटी में भी अगर अपन प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हम जो गैसेस हैं उनको लिक्विफाई कर सकते हैं, उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो बेटा एक चीज तो हमने देखी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर कम करते हो, टेम्परेचर ज्यादा करते हो, उससे भी स्टेट चेंज हो सकते हैं मैटर के। दूसरा प्रेशर, अगर आप प्रेशर कम ज्यादा करते हो इससे भी आप जो मैटर का स्टेटस को चेंज कर सकते हो। फिर सेकंड पॉइंट हमने लिखा अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। बेटा ये दो कंडीशन है, आप प्रेशर बढ़ा दो और टेम्परेचर कम कर दो। बेटा अगर मैं बात करूं प्रेशर बढ़ाने से हमने देखा क्या होता है, गैस के पार्टिकल्स पास पास आने शुरू हो जाते हैं। टेम्परेचर कम करने से क्या होता है, पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया, टेम्परेचर कम करते तो गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेटा ये दोनों कंडीशन आप एक साथ दे रहे हो, प्रेशर को बढ़ा रहे हो और टेम्परेचर को कम कर रहे हो, तो बेटा ये दोनों कंडीशन अप्लाई करके आप जो गैसेस हैं इनको लिक्विफाई कर सकते हो, लिक्विड के अंदर गैसेस को कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कंडीशन याद रखें, कई बार पूछ लेते हैं हाउ कैन यू लिक्विफाई द गैसेस, तो आप कह दोगे बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। तो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। तो बेटा जो गैसेस हैं उनको भी आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। करना है प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाने से उसके पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। टेम्परेचर कम कर दो, टेम्परेचर करने से उन पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी, वो और पास पास आ जाएंगे और हमारे पास जो गैस है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। इसमें बेटा एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपने शायद नाम पहले ना सुना हो, ड्राई आइस। आइस सबने सुना है लेकिन ड्राई आइस नहीं सुना होगा, सूखी बर्फ। ड्राई आइस बेटा हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड आप कह दोगे तो गैस है, ठीक है।
तो बेटा है तो ये गैस, लेकिन इसको हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं क्या है। यहाँ आप देख सकते हो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब बेटा गैस है, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट किया है, तो हम कह सकते हैं उसको बहुत अंडर हाई प्रेशर आप जब स्टोर करते हो, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर CO2 गैस को लगाते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, उसी को हम कहते हैं ड्राई गैस। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, उसको बेटा बहुत हाई प्रेशर के अंदर आप स्टोर करके रखते हो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। अब बेटा आपने जब तक प्रेशर अप्लाई करके रख रखा है तो कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन आप प्रेशर हटा दो तो क्या होगा, प्रेशर जब नॉर्मल प्रेशर हो जाएगा, जो अपने पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बराबर जैसे प्रेशर होगा, तो अपने पास जो सॉलिड था कार्बन डाइऑक्साइड वो एकदम से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आएगा, तो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से हम इसको ड्राई आइस कहते हैं। सॉलिड CO2 gets converted directly to gaseous state on decreasing of pressure to 1 atmosphere। जब प्रेशर बेटा डिक्रीज हो जाता है 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, तो ये सीधा डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आएगा। यही रीजन है, दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसीलिए बेटा अपन जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड उसको ड्राई आइस कहते हैं। सिंपल है बेटा, CO2 गैस है, बहुत हाई प्रेशर से आपने कंप्रेस कर दिया और सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। उसको आप जैसे ही प्रेशर हटाओगे, नॉर्मल प्रेशर पे जैसे वो गैस आएगी तो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आएगा। इसी कारण से अपन जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहते हैं ड्राई आइस। थोड़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हुआ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हुआ, मतलब हम कह सकते हैं ये दोनों मिलके ही स्टेट जो है मैटर का डिफाइन करते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना और उसका प्रेशर कितना है ना। तो कह सकते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर है ना डिसाइड्स द स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर किस स्टेट के अंदर मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि उसका टेम्परेचर कितना है और उसका प्रेशर कितना है। फिर बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं जब स्टेट चेंज होते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। लेकिन बेटा हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बीच में लिक्विड स्टेट है ये नहीं आता है। उसके लिए बेटा आपकी बुक के अंदर एक्टिविटी दे रखी है, आप देख सकते हैं। आपको करना है इसमें अमोनियम क्लोराइड लेंगे एक डिश के अंदर, कैम्फर भी आप ले सकते हैं, कपूर जिसको आप कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड ले लो। फिर उसके ऊपर एक फनल उल्टी करके रख दो, ऊपर कॉटन का प्लग लगा रखा और नीचे से आप कर रहे हो हीटिंग। तो बेटा जब आप अमोनियम क्लोराइड को हीटिंग करोगे तो आप देखोगे उसका लिक्विड नहीं बनता है, क्या होगा, वो शुरू में सॉलिड होगी है ना। आपने हीटिंग की, हीटिंग करते वो सीधा ऊपर गैस बन के ऊपर चली जाएगी और ऊपर जो प्लग लगा रखा है वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाएगी। तो मतलब इस केस में अपन कह सकते हैं जो सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैसेस स्टेट में, ठीक है, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। जैसे बेटा अगर आपको और एग्जांपल भी दूं, कपूर जैसे ना आप घरों में कई लोग कपड़ों के अंदर यूज करते हैं, उसको डालने के लिए नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, कपूर की गोलियां, ठीक है, वो भी बेटा लिक्विड स्टेट में नहीं आती है, उनको आप जैसे सॉलिड होती है वो एकदम कहीं रख दो वो धीरे धीरे हवा के अंदर गैस बन के उड़ जाती है, उन लिक्विड स्टेट नहीं आता है। और अगर जनरल बात करें बेटा एयर क्लीनर जो आप ओडोनिल वगैरह बाथरूम में टॉयलेट्स में यूज करते हो वो भी सॉलिड आता है ना, उसको आप रख देते हो तो वो भी एयर के कांटेक्ट में आते सीधे गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आता। तो बेटा जो ऐसे प्रोसेस जब हमारे पास कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट, इस चीज को अपन कहते हैं सब्लिमेशन। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन दे सकते हैं सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन की। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली, यहाँ पे बेटा स्टेट चेंज हो रहा है डायरेक्टली, कहा सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू डायरेक्ट गैस चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इस प्रोसेस का नाम याद रखेंगे सब्लिमेशन। और जो बेटा ये सब्लिमेशन प्रोसेस शो करते हैं उन सब्सटेंस को अपन कहते हैं सब्लिमेट। जैसे अभी अपन एग्जांपल लिया अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, ये बेटा कुछ
कुछ अपने पास एग्जांपल है जो सब्लिमेट है, मतलब जिनकी सब्लिमेशन होती है, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बेटा अगर इसका रिवर्स प्रोसेस करें, गैस से जो सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं डिपोजिशन। दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड, गैस टू सॉलिड में अगर डायरेक्ट चेंज हो जाते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। मतलब कह सकते हैं सब्लिमेशन का उल्टा प्रोसेस है, उसको डिपोजिशन कहते हैं। जैसे अपने पास मेल्टिंग या फ्यूजन पड़ा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, फिर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उसको अपन कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होता है, अपन कहते हैं वेपोराइजेशन, और गैस से लिक्विड कन्वर्ट होगा तो अपन कहते हैं कंडेंसेशन। सेम उसी तरीके से बेटा अगर आप सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो डिपोजिशन। तो और देखते हैं बेटा इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स अपने पास बचे हैं। तो बेटा हमने देखा कि हमारे पास जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, और हमने देखा इसके ऊपर दो चीजों का इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो बेटा यहाँ से हम जो फाइनल कंक्लूजन दे सकते हैं वो अपने पास है प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। बेटा एक तो प्रेशर और एक टेम्परेचर, ये दोनों मिलकर डिटरमाइन करेंगे कि जो स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या होगा, सब्सटेंस का स्टेट ऑफ मैटर क्या होगा। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, प्रेशर और टेम्परेचर ना, वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, कि हमारे पास सब्सटेंस है वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, वो डिपेंड करता है प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर। तो बेटा हम कहते हैं सॉलिड, लिक्विड और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इन प्रोसेस के कुछ नाम है, वो नाम आपको ऐसे जूनियर क्लास में आपने पढ़े होंगे। यहाँ पे डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर भी दे रखे आप देख सकते हो। अगर हमारे पास सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग भी आप कई बार कह रहे हैं। और अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो सॉलिडिफिकेशन। सिमिलरली बेटा अपने पास जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो आप कहते हो वेपोराइजेशन, और अगर गैस को आप ठंडा करते हो और वापस वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो आप कहते हो कंडेंसेशन। इसके अलावा थर्ड हमने अभी देखा था, अगर आप सॉलिड से डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हो तो वो अपने पास सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो डिपोजिशन। तो डायग्राम बेटा आप अपनी नोटबुक के अंदर बना लेंगे, इसको इस डायग्राम से आपको इजी होगा इन प्रोसेस को याद करना है कि कौन सी चीज किस में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस का नाम क्या होगा। ठीक, तो ये तो बेटा अपन ने इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ा। अब बेटा एक फिनोमेना अपन ने पढ़ा कि इवेपोरेशन या बॉइलिंग की अपन बात करें। बॉइलिंग में बेटा हमने कहा हम ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, या लिक्विड्स को बात करें हीट करते हैं, हीट करते रहते एक टेम्परेचर आता है, उस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है और वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन बेटा क्या हमेशा अपने को लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट तक जो है टेम्परेचर राइज करना पड़ता है उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए? नहीं, हम डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें आप विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता हुआ देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बेटा क्लोथ्स, कपड़े आप बाहर सुखाते हो, कपड़ों के अंदर पानी होता है, बाहर आप सुखाते हो लेकिन वो थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं, लेकिन उस केस में आप कह सकते हो बाहर जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट के बराबर नहीं होता, फिर भी कपड़े सूख जाते हैं। इसके अलावा बेटा आप कहीं बाहर किसी ओपन बर्तन के अंदर, कंटेनर के अंदर पानी रख दो तो धीरे धीरे वो भी सराउंडिंग के अंदर इवेपोरेट होने लग जाता है। तो बेटा ये जो फिनोमिनाज है कि हमारे पास लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है, ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो हमने पढ़ लिया बॉइलिंग, बॉइलिंग होती है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जिसको अपन कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बेटा बिलो बॉइलिंग पॉइंट, जब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है उस टाइम भी हमारे पास जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता रहता है, वो थोड़ा थोड़ा करके होता है। और जब ये थोड़ा थोड़ा जो लिक्विड बिलो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, अब रीजन क्या है बेटा इसका? रीजन की अगर हम बात करें तो हमने बात की थी कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और बेटा लिक्विड के केस में हमारे पास जो सरफेस, लिक्विड के सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो वो बेटा जो लिक्विड के और पार्टिकल्स हैं उनके साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करके लिक्विड से बाहर निकल जाते हैं और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट आने की जरूरत नहीं है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट ये फिनोमिना हो जाता है और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं इवेपोरेशन। चलिए एक बार ये रीड कर लेते हैं इसको।
इन केस ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स के केस की बात कर रहे हैं, कह रहा है स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, हमारे पास कुछ स्मॉल फ्रैक्शन मतलब कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं एट द सरफेस जो कि सरफेस पे होते हैं, हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, और उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी कुछ ज्यादा होती है, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स। अब बेटा उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो कह रहा है वो एबल, वो इस चीज के अंदर सक्षम होते हैं, एबल होते हैं कि वो ब्रेक अवे करते हैं फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि जो दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के रखे हैं उसको वो ब्रेक करके बाहर निकल सकते हैं। एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हर एक किसी भी टेम्परेचर पे कह सकते हैं जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है, इस फिनोमेना को हम कह देते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन की डेफिनेशन की अगर अपन बात करें आप यहां से दे सकते हो, फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स, वो फिनोमेना जिसमें लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट पे तो बॉइलिंग होगी और उस टाइम में सारे पार्टिकल्स एक साथ जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो बल्क फिनोमेना है। और अपने पास जो इवेपोरेशन की बात करें सरफेस फिनोमेना है, इसमें सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स जो है वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन बॉइलिंग में होने वाला बेटा पूरा का पूरा जो बल्क में सारे के सारे पार्टिकल्स जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं नीचे से भी। लेकिन अगर बात करें इवेपोरेशन की, इसमें सिर्फ सरफेस फिनोमेना है, सरफेस से पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज्यादा होती है और वहां से निकल के वेपर्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, वो भी बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं इवेपोरेशन। फिर बात आती है बेटा जो इवेपोरेशन है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो बेटा इसको हम बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमने यहाँ पे लिखा हुआ द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद, ये इवेपोरेशन फास्ट कब हो, 4 पॉइंट लिख रखे। पहला, ये अपने पास जो इवेपोरेशन है ये फास्ट रेट से कब होगी, व्हेन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जब आप सरफेस एरिया बढ़ा देते हो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। कैसे कह सकते हैं बेटा, अगर एग्जांपल लें, एक तो कपड़े का एग्जांपल, आप जब बेटा कपड़े धो के सुखाते हो, अगर मैं आपको कहूँ आपने कपड़े धोए है ना, और उसको क्या किया, ऐसे का ऐसे बंडल का बंडल पूरा तार पे टांग दिया, एक केस। और दूसरे केस में आपने क्या किया, उन कपड़ों को अच्छे से पूरा फैला के फिर धूप में सुखाया, तो किस केस में जल्दी कपड़े सूखेंगे बेटा, जिस केस में आपने उनको फैला दिया मतलब आपने सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया तो वो जल्दी सूख जाते हैं, मतलब इवेपोरेशन फास्ट होती है ना। और अगर दूसरा एग्जांपल बात करें बेटा, आपको एक फिक्स अमाउंट में वाटर दे दिया, पानी दे दिया, वही पानी आपने गिलास में रखा और वही पानी आपने एक बड़ी सी थाली में रख दिया और दोनों को धूप में रख दो, बाहर रख दो, तो किसका पानी फास्ट इवेपोरेट होगा, हम कह सकते हैं जो आपने थाली के अंदर पानी रखा है ना, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो वो फास्ट रेट से इवेपोरेशन होगी। तो आप मेनली याद रखें जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है ये इंक्रीज किससे होगी, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाओगे रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर बेटा आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो भी अपने पास जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है ये इंक्रीज होता है। तो बेटा अपन कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या, जो पार्टिकल्स उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी तो वो फास्ट लिक्विड के अंदर से बाहर निकल के वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर वैसे इसको अपन डे टू डे लाइफ एग्जांपल से देखें, आप बेटा जब कपड़े सुखाते हो, जिस दिन अच्छी कड़कती धूप निकल रही होती है तो कपड़े 1 घंटे 2 घंटे में सूख जाते हैं, और जिस दिन क्लाउडी मौसम होता है उस दिन आप कपड़े सुखाते हो 4 5 6 घंटे भी ले लेते हो। तो अपन कहते हैं जिस दिन टेम्परेचर ज्यादा होता है उस दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं, मतलब उस दिन जो इवेपोरेशन है वो फास्ट होती है, और जिस दिन क्लाउड्स होते हैं टेम्परेचर कम होता है इवेपोरेशन का जो रेट है वो कम हो जाता है। तो आपको जो पॉइंट मेन याद रखना है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन फास्ट होगी, और अगर टेम्परेचर कम हुआ तो इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा। थर्ड है बेटा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, बेटा सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ी, लेकिन जो तीसरा फैक्टर है इसको कम करने से हमारे पास इवेपोरेशन बढ़ती है, ये है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है बेटा, ह्यूमिडिटी अपन ने पढ़ा होगा, एयर के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसको अपन कहते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है।
और बेटा अगर अपन बात करें हमारी जो एयर है इसकी एक कैपेसिटी होती है कि कितनी अमाउंट में ये वाटर को अपने अंदर होल्ड कर सकती है, उससे ज़्यादा एयर की कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है, वो और पानी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो बेटा अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा मतलब एयर के अंदर पहले से वाटर ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, जो आप लिक्विड बात कर रहे हो जिसके अंदर हम इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं, तो वो लिक्विड पार्टिकल्स बाहर निकल के एयर के अंदर डिजोल्व नहीं हो पाएंगे, एयर के अंदर मिक्स नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एयर के अंदर पहले से बहुत ज्यादा वाटर है, तो वो और ज्यादा वाटर पार्टिकल्स को अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो अपने पास क्या होगा, इवेपोरेशन स्लो हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी कम है, ह्यूमिडिटी अगर कम है ना, तो उस केस में क्या होगा, एयर बिल्कुल ड्राई होगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को अब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, तो उस केस में अपने पास इवेपोरेशन का रेट है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक, और बाकी अगर आप सिंपल सा एग्जांपल लो, जिस दिन बारिश आई होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमस होती है ना हवा के अंदर, कपड़े सुखाओ बहुत देर में सूखते हैं, बारिश के मौसम में तो आप पूरा पूरा दिन सुखा के रखते हो, नहीं सूखते हैं, लेकिन जिस दिन अपने पास बिल्कुल ड्राई डे होता है ना, कड़कती धूप एकदम सूखी गर्मी पड़ रही होती है, उस दिन कपड़े फटाफट सूख जाते हैं ना। तो बट आप याद रखें, सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ेगी, लेकिन ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करने से इवेपोरेशन बढ़ेगी। फोर्थ बेटा अपने पास है इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर बेटा विंड स्पीड, हवा की स्पीड बढ़ती है तो इवेपोरेशन का रेट फास्ट होगा, और अगर हवा की स्पीड कम होती है तो अपने पास इवेपोरेशन का रेट भी कम हो जाएगा। ये भी आप सिंपली देख सकते हो, कपड़े सुखाओ, अगर हवा चल रही है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, हवा नहीं चल रही है तो कपड़े देर में सूखते हैं। रीजन ये है बेटा, अगर हवा चल रही है फास्ट तो क्या होगी, जो क्लोथ्स हैं जहाँ से इवेपोरेशन हो रही है वो क्या होगा, लिक्विड पार्टिकल्स एयर में मिलेंगे, और एयर क्या करेगी, अगर हवा चल रही है तो वो पार्टिकल्स को आगे ले जाएगी, और उन क्लोथ्स के आसपास फिर से ड्राई एयर आ जाएगी, और वाटर को लेगी और वो भी आगे चलेगी। तो हवा चल रही है तो क्या है, फटाफट कह सकते हैं जो लिक्विड पार्टिकल्स एयर के अंदर मिक्स हो रहे हैं, हवा उनको अपने साथ ले जाएगी, और एयर ड्राई रहेगी, जल्दी जल्दी वो वाटर पार्टिकल्स को अब्जॉर्ब करेगी और इवेपोरेशन का रेट फास्ट हो जाएगा। तो आप बेटा चार चीजें याद कर लेंगे। जो इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज की बात कर रहा हूँ, ये इंक्रीज कब कब होगा, जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, और विंड स्पीड इंक्रीज होगी। तो ये हुई बेटा इवेपोरेशन की बात। इस चैप्टर का एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा है कि जहां भी इवेपोरेशन होती है वहां कूलिंग होती है, तो वो भी डिस्कस करते हैं। फिर आज इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो बेटा लास्ट टॉपिक जो आपके पास इस चैप्टर का आता है वो है इवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग। बेटा जहां भी इवेपोरेशन होती है वहां पे कूलिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? बड़े सिंपल से तरीके से हम कह सकते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। अब बेटा जैसे ही इवेपोरेशन होती है, अपन ने कहा लिक्विड पार्टिकल्स बाहर आते हैं, तो बेटा इस प्रोसेस के अंदर लिक्विड पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाती है, तो वो जैसे ही बाहर आएंगे तो वो क्या कहते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। एनर्जी का मतलब हीट कह सकते हैं, उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। हीट को अब्सॉर्ब कर लेंगे तो क्या होगा बेटा, जहां से हीट अब्सॉर्ब हो जाएगी तो वहां पे क्या होगा, कोल्ड फीलिंग आएगी, ठंडी फीलिंग आएगी। तो सेम रीजन है बेटा, जहां भी इवेपोरेशन होती है पार्टिकल्स बाहर आते हैं और सराउंडिंग की हीट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से जहां भी इवेपोरेशन होती है वहां पे कूलिंग हो जाती है। जो भी आपने रीजन लिखा हुआ है, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। तो बेटा उनकी जो एनर्जी लॉस होती है ड्यूरिंग इवेपोरेशन, उसको रीगेन करने के लिए वो सराउंडिंग की जो हीट है उसको एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। दिस अब्सॉर्बेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड। इसी अब्सॉर्बेशन ऑफ एनर्जी की वजह से जो सराउंडिंग्स है वो ठंडी हो जाती है। बहुत सारे एग्जांपल बेटा अपने पास इवेपोरेशन के हैं, और जैसे कुछ नॉर्मल एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें, बेटा कहीं भी अपने हाथ के ऊपर पेट्रोल, एसीटोन या अपने पास नेल पॉलिश रिमूवर है वो आप डालते हो, है ना, तो आपको वहाँ पे ठंडा ठंडा फील होता है। क्यों फील होता है बेटा? जो एसीटोन, पेट्रोल या नेल पॉलिश रिमूवर है उसके पार्टिकल्स जैसे ही आपके स्किन पे आएंगे वो स्किन की हीट को लेंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, और आप जैसे ही यहाँ से हीट ले ली, हीट को अब्सॉर्ब किया तो आपको ठंडा फील होता है। इसके अलावा बेटा लोग गर्मियों में जो मिट्टी है उसके अंदर पानी छिड़क देते हैं, है ना, और पानी छिड़कते हैं, फिर वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो जाती है। क्यों? पानी छिड़का, इवेपोरेशन हुई तो वो क्या कहते हैं उस आसपास के एरिया की हीट को
जो है पार्टिकल्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वहाँ पे ठंड हो जाती है। इसके अलावा और बात करें बेटा मटके में, मटके के अंदर क्या होता है बेटा, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं ना, हल्के हल्के पोर्स होते हैं। तो बेटा जैसे उनसे वाटर इवेपोरेट होता है तो वहाँ पे मटके का जो अंदर पानी है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होगी, हमने देखा। ठीक है, कूलर के अंदर भी यही सिस्टम होता है। कूलर के अंदर अपन पानी डालते हैं तभी वो ठंडी हवा देता है। ठीक है, बिना पानी अगर आप कूलर चलाते हो तो ठंडी हवा नहीं आती, तो कहते हैं वाटर जब वो इवेपोरेट होता है तो वो क्या करता है, सराउंडिंग्स को कूल कर देता है। तो अपने पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसी में बेटा कुछ एग्जांपल, जैसे आपकी बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, हम समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? सिंपल सा बेटा इसका हमारे पास जो रीजन है, समर मतलब गर्मियाँ, गर्मियाँ मतलब पसीना, स्वेटिंग। तो बेटा कॉटन एक ऐसा क्लोथ है जो स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है पसीने को। तो बेटा कॉटन क्लोथ्स पहनने का ये फायदा, आपने कॉटन क्लोथ्स पहने वो आपका जो स्वेट है, पसीना उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, वो बाहर इवेपोरेट कर देगा। और जैसे ही जो आपका स्वेट होगा इवेपोरेट होगा, आपको थोड़ी कोल्ड फीलिंग आएगी, थोड़ा ठंडा महसूस होगा। इस वजह से लोग गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। सेकंड अगर क्वेश्चन की बात करें, Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? तो बेटा अगर कह रहा है कि आपके पास कोई ग्लास है जिसके अंदर आपने बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर रखा हुआ है, कभी आपने ना आपने ऑब्जर्व भी किया होगा बेटा, किसी ग्लास के अंदर बिल्कुल ठंडा पानी डाल के आप रख दो, थोड़ी देर बाद इसकी जो बाहर वाली सरफेस है इसके ऊपर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं? तो बेटा इसमें हम कह सकते हैं जो हमारे पास एयर है, हम ये अभी हमने बात की ह्यूमिडिटी की, एयर के अंदर जो है वाटर वेपर्स रहते हैं, एयर वाटर रहता है। तो अब बेटा ये बिल्कुल ठंडा है ग्लास के अंदर पानी, तो ये जो अपन कहते हैं ग्लास भी ठंडा होगा, जो एयर के अंदर वेपर्स हैं वाटर के वो इसके कांटेक्ट में आएंगे और जैसे ठंडे होंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी बेटा जनरलाइज कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप देख लेना। तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपका काम बचता है इस चैप्टर की एक्सरसाइज करना। जो क्वेश्चंस बेटा नोट्स में हो गए उनको चाहे आप रहने देना, लेकिन बाकी क्वेश्चंस आपको सारे करने हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं बेटा। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।